मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने जाना था पीकेयू के सामान्य परिचय के बारे में, अर्थात फिनाइल कीटोन्यूरिया का सामान्य परिचय हमने जाना था। यदि आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, यदि आप इस पीकेयू अर्थात फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में जानना चाह रहे हैं, सामान्य परिचय जानना चाह रहे हैं, तो मेरा वो पिछला वीडियो अवश्य देखें। आज हम केवल बात करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया के लक्षण के बारे में, कारण के बारे में और उनके उपचार के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहले जानने का प्रयास करते हैं कि पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया, पी फॉर फिनाइल, के फॉर कीटो, यू फॉर यूरिया होता है दोस्तों, या न्यूरिया भी कह सकते हैं। तो पीकेयू के लक्षण के बारे में, यदि अगर कोई भी बच्चा या व्यक्ति हमारा इस रोग से ग्रसित है, पीकेयू रोग से ग्रसित है, तो दोस्तों उसमें क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो पहला जो लक्षण होगा, उनके पूरी बॉडी में क्या होगा, कंपन होगा, जिसको हम बोलते हैं कांपना। तो उनकी पूरी बॉडी में कंपन होगा या हिलना होता है, जिसका पूरी बॉडी उनका क्या होता रहेगा, हिलता रहेगा, कंपन करता रहता है। दूसरा जो लक्षण होता है दोस्तों, उनके बॉडी में क्या होगा, सीजर्स होता है, दौरा आता रहता है, दौरा आता है बॉडी में। और नेक्स्ट जो लक्षण है, उनके बॉडी में क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी में क्या होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है। उनका जो विकास होता है वह रुक जाता है दोस्तों, अवरुद्ध विकास होता है, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले, अर्थात उनकी बॉडी का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। जो सामान्य गति से बॉडी का विकास होना चाहिए वह सामान्य गति से न होकर रुक कर होता है, अवरुद्ध टाइप का होता है। जैसे अवरुद्ध का मतलब होता है कि जो बच्चे में विकास 2 महीने के अंतर्गत, 5 महीने के अंतर्गत, जिस वर्ष में जो विकास हो जाना चाहिए वह विकास उनका उस समय के अनुसार नहीं होता है। जैसे बच्चे का चलना, दौड़ना, बोलना जिस अवस्था में नॉर्मल बच्चे में हो जाना चाहिए, उस अवस्था के अंतर्गत जो पीकेयू से ग्रसित बच्चा होता है उनमें वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, रुक जाता है, अर्थात समय के अनुसार उनमें वह विकास नहीं हो पाता है, समय के बाद होता है, कई महीने के लेट में होता है दोस्तों, देर में होता है। नेक्स्ट जो लक्षण पाया जाता है, उनमें व्यवहारात्मक समस्या देखा जाता है। उनके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो व्यवहार में उनके दिखाई देता है। बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होता है उनके अंदर, व्यवहारात्मक समस्या होता है, जैसे दूसरों को धक्का देना, दूसरों को कठिनाई पहुंचाना, स्वयं को हानि पहुंचाना। तो ये सब अलग टॉपिक है दोस्तों। तो व्यवहार में उनके दिखाई देगा दोस्तों, किसी चीज़ से भय होना। तो इस तरह से उनके व्यवहार में क्या होगा, जो समस्या दिखाई देगा उसे हम बोलेंगे व्यवहारात्मक डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या। उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी पाया जाता है, मनोवैज्ञानिक समस्या, जो उनके मन में अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षमता। जो पीकेयू रोग से ग्रसित बच्चा होता है, उनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, उनकी जो बौद्धिक पावर होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, वो बहुत ही वीक होती है, कमज़ोर होती है, अर्थात बुद्धि जो भी कार्य बौद्धिक लेवल पे करना होता है उनमें वो अक्षम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकार। पीकेयू से ग्रसित बच्चों में मानसिक विकार होता है, जिसे मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, अर्थात उनका मस्तिष्क भी क्या होगा, डिसऑर्डर टाइप का होगा। जो बौद्धिक क्षमता से ग्रसित होगा उनमें मानसिक विकार अवश्य होगा। नेक्स्ट, पीकेयू से ग्रसित बच्चों में हृदय की समस्या होती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है। अगर हम आगे बात करें तो उनमें अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पाया जाता है। अति सक्रियता अर्थात वह अति चंचल एवं अति सक्रिय होते हैं, वह एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाएंगे, किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, क्रोधी स्वभाव को हो जाते हैं, एक जगह स्थिर न बैठकर चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं, इसी को बोलते हैं अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी। नेक्स्ट दोस्तों, पीकेयू से ग्रसित रोग से जो बच्चा होता है उनमें एक्जाइमा वाले लक्षण पाए जाते हैं, उनके त्वचा पर चकत्ते पाए जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम होता है दोस्तों, उनका स्किन जो है क्लीन नहीं होकर उनकी पूरी बॉडी पे चकत्ते रूप में क्या होगा, स्किन एलर्जी होती है, जिसे हम एक्जाइमा कहते हैं। नेक्स्ट है, जो पीकेयू रोग से ग्रसित बच्चा होता है उनके सांस, त्वचा और मूत्र से गंध उत्पन्न होती है, जो तीखी होती है, मटमैले रंग की होती है या चूहे की गंध जैसे होती है दोस्तों। तो उनके सांस से, त्वचा से और मूत्र से बहुत तीखी गंध या मटमैली गंध का स्मेल आता है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, जो भी पीकेयू से ग्रसित बच्चा जन्म के समय उसका जो वजन होगा वो क्या होगा,
बहुत कम वजन होता है। PKU से रोग से ग्रसित बच्चे का यदि जन्म होता है तो जन्म के समय उसका वजन क्या होगा, कम होगा, जिसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। अगर हम आगे बात करें, PKU रोग से ग्रसित बच्चे का जो त्वचा होगा वो बहुत ज़्यादा गोरी होती है, उनकी आंखें प्रायः नीली पाई जाती हैं और उनका जो सिर होता है वो असामान्य रूप से क्या होता है, छोटा होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये इतने लक्षण हम क्या जाने PKU के लक्षण के बारे में। यदि आपको किसी बच्चे में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आई होप वो क्या हो सकता है, PKU से ग्रसित बच्चा हो सकता है। दोस्तों हमने जाना दोस्तों PKU के लक्षण के बारे में। अब हम जानेंगे PKU के कारण अर्थात फिनाइलकीटोन्यूरिया के कारण क्या है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से बच्चे में फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक विकार या बीमारी होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कॉजेज ऑफ PKU के बारे में। तो जो PKU का कारण है दोस्तों वह आनुवंशिक या जीन में दोष के कारण होता है। तो दोस्तों अर्थात हम कह सकते हैं कि जो PKU का कारण है या तो वह आनुवंशिक होगा या जीन में दोष के कारण होता है। तो हमने अभी पिछले वीडियो में जाना था कि जो हमारा PKU कारण होता है वह गुणसूत्र नंबर 12 में उपस्थित जीन में दोष के कारण उत्पन्न होता है, जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात उत्परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, उत्परिवर्तन हमारा क्या होता है, अचानक ही जीन में कोई ऐसा बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों उत्परिवर्तन होने के भी कई कारण होते हैं। जब हम वो टॉपिक उत्परिवर्तन पढ़ाएंगे बायोलॉजी में तब उसमें हम डिटेल से म्यूटेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप बस इतना जानिए दोस्तों कि जो हमारा PKU का कारण है या तो वह आनुवंशिक होगा या वह जीन में दोष के उत्पन्न म्यूटेशन के कारण होता है। जीन में कोई दोष डिफेक्ट हो जाता है, उसी की वजह से हमारा यह फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक रोग होता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में परिचय बताएंगे। यह समस्या तभी किसी बच्चे में होती है जब उसके माता पिता दोनों से PAH जीन का नाम क्या होता है दोस्तों, जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन, इसका पूरा नाम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन की खराब प्रतियां मिली हों। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह समस्या जो PKU की समस्या है, PKU बीमारी है, यह किसी बच्चे में तभी होती है जब उसके माता पिता दोनों में, माता में भी और पिता में भी, दोनों में इस जीन की खराब प्रतियां हों। अर्थात हम कह सकते हैं जब यह जो जीन होता है, ये जो PAH जीन होता है, यह PAH जीन का नाम पूरा याद रखिएगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन। यह जो जीन होता है वह गुणसूत्र नंबर 12 पर उपस्थित होता है। इसी जीन में क्या हो जाती हैं कि दोनों प्रतियां क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। पिता में भी खराब होगा और माता में भी खराब होगा। जब माता पिता दोनों में यह जीन खराब होगा तो वह जो दोनों जीन क्या होगा, बच्चे में आएगा। तो फ्रेंड्स यदि दोनों माता पिता में इस जीन से संबंधित खराब, दोनों में जीन खराब है तो वह दोनों से जो गुण आएंगे जीन के वह बच्चों में आता है। तो यह समस्या तभी किसी बच्चे में होती है जब उसके माता पिता दोनों में PAH जीन की खराब प्रतियां मिलती हों। अर्थात हम कह सकते हैं तो जो हमारा यह गुणसूत्र नंबर 12 कौन होगा दोस्तों, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जिसपे हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है। क्या होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होता है वो 22 जोड़ी होता है दोस्तों। तो 22 जोड़ी होता है, 22 जोड़ी में से जो 12वां जोड़ी होता है उसी 12वें वाले जोड़ी गुणसूत्र पर क्या होता है, ये PAH जीन उपस्थित होता है। इसी जीन में क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसके वजह से बच्चे में जो होता है यह रोग उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ध्यान दीजिएगा, ऑटोसोमल का मतलब होता है जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें होने वाला बीमारी है। तो 22 जोड़ी में से कौन सा जोड़ी है, 12वां जोड़ी में हमारा ये PKU रोग होता है। अब रिसेसिव का मतलब क्या होता है, रिसेसिव का मतलब होता है दोस्तों कि दोनों में, अर्थात हम कह सकते हैं दोनों में कौन कौन, उसके माता में भी और पिता में भी, दोनों में बच्चे के दोनों माता पिता, जो बच्चे के माता और पिता हैं उन दोनों में इस जीन का क्या हो, खराब प्रतियां हो, उसी को बोलते हैं रिसेसिव। अर्थात रिसेसिव उसको बोलेंगे जिसमें जीन की 2 प्रतियां क्या हो, खराब हो दोस्तों, अफेक्टेड हो उस बीमारी से। डिसऑर्डर का मतलब हो गया विकार। तो हमारा जो PKU बीमारी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों कहलाता है दोस्तों, क्योंकि ऑटोसोम गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और रिसेसिव का मतलब होता है इसकी दोनों प्रतियां, अर्थात दोनों में, माता पिता दोनों में ये क्या होता है, रिसेसिव टाइप पे पाया जाता है। दोनों में दोनों जीन की प्रतियां खराब होती हैं। आगे हम बात करेंगे यदि दोनों में से कोई एक,
माता पिता में से, या तो माता या तो पिता की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों ध्यान दीजिएगा, दोनों माता पिता में जीन की खराबी थी। यहाँ पर क्या होगी, किसी एक में क्या होगी, यदि दोनों में से कोई एक माता या पिता से जीन की खराब प्रति बच्चे में आती है तो ऐसे बच्चे में कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे और वह केवल इस जीन का वाहक होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब हो गया कि यदि माता पिता में से किसी एक में क्या होगा, PAH जीन की खराब प्रति हो, यहाँ दोनों में खराब प्रति थी, माता में भी था और पिता में भी था, तो इसी को हम बोलते हैं रिसेसिव। यदि अब किसी एक में हो, चाहे वो माता में खराब जीन हो या पिता में जीन खराब हो, तो माता में से अगर माता में खराब होगा तो माता में से बच्चे में आएगा, यदि पिता में होगा तो पिता में भी से क्या होगा, बच्चे में वह जीन का लक्षण आएगा। तो दोनों ध्यान दीजिएगा, माता पिता में से किसी एक में क्या होगी, जीन की खराबी होगी। तो एक में खराबी होने की वजह से उसे हम बोलेंगे डोमिनेंट। तो यहाँ पर जो ये दोनों में खराबी, इसे हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यदि दोनों में से किसी एक में जीन की खराब प्रति होगी तो उसे हम बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो जब किसी एक में यह समस्या होगी दोस्तों, जीन में खराब होगी, जब वह बच्चे में उसका लक्षण आएगा तो उस लक्षण का बच्चे में दिखाई नहीं देगा, अर्थात ऐसे बच्चे में कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे लक्षण जब उनके अंदर बच्चे में दिखाई नहीं देगा तो वह जीन उनके अंदर उपस्थित तो होगा लेकिन लक्षण बाहरी तौर से दिखाई नहीं देगा, तो वो बच्चा जो होगा केवल वाहक होगा। तो वह केवल इस जीन का वाहक होगा, अर्थात वाहक का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला, इस रोग को ले जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, वाहक। तो जब माता पिता में से कोई एक क्या होगा, इस जीन की खराब प्रति वाला होगा और उनमें से वह बच्चे में लक्षण आएगा, जीन आएगा, तो ऐसे बच्चों में कोई PKU का लक्षण दिखाई नहीं देगा। तो इस वजह से वह बच्चे में लक्षण नहीं दिखाई देगा, वह बच्चा केवल क्या होगा, जीन का वाहक होगा। वाहक का मतलब समझिएगा दोस्तों, वाहक का मतलब होता है कि वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस रोग के जीन को ले जाने का काम करेगा। आगे हम बात करें, यदि दोनों माता पिता इस जीन के वाहक हों, तो पहले शर्त में था दोनों में जीन की खराबी हो, दूसरा शर्त हमने बताया कि किसी एक में जीन की खराबी हो। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं किसी में जीन की खराबी नहीं हो, बल्कि दोनों क्या हो, माता पिता दोनों इस जीन के वाहक हों। वाहक का मतलब होता है माता या पिता दोनों, बस अब वाहक वही होगा जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि लक्षण दिखाई नहीं देगा, किसमें नहीं देखा, जिनमें जीन वाहक के रूप में होगा। तो यहाँ पर माता भी वाहक है और पिता भी वाहक है, तो माता पिता इस जीन के वाहक होंगे तो इनके बच्चे कैसे होंगे, 25% विकार के साथ, अर्थात 25% जो बच्चे पैदा होंगे वह क्या होंगे, अगर हम टोटल बच्चों की संख्या को 100% में डिवाइड करें तो 25% जो बच्चे होंगे वह PKU बीमारी के साथ उत्पन्न होंगे, विकार के साथ पैदा होंगे। और 25% जो बच्चे होंगे न ही विकसित होंगे अच्छे से, उनमें डेवलपमेंटल डिले पाया जाएगा, उनका विकास सही से नहीं होगा और न ही वह वाहक होंगे। और जो 50% बच्चे होंगे वह वाहक, उनके वाहक होने की संभावना सबसे अधिक होगी। किस कंडीशन में, जब दोनों माता पिता इस PAH जीन के क्या हो, वाहक हो, तभी इस कंडीशन में ये 3 शर्त लागू होगा। 25% विकार के साथ बच्चे पैदा होंगे, 25% ना ही बच्चे विकसित होंगे ना ही वाहक होंगे, 50% बच्चों में क्या होगा, वाहक होने की संभावना सबसे प्रबल होगी। दोस्तों इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो PKU होता है उसमें 3 कंडीशन बनता है, बच्चों में जो भी संभावना बनती है वो 3 कंडीशन से बनता है। जो पहला कंडीशन है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाएगा। यही हमारा बीमारी PKU होता ही है। अगर आपसे पूछा है प्रश्न में कि PKU किस प्रकार की बीमारी है तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दोस्तों ऑटोसोमल का मतलब हो गया वो अलिंगी गुणसूत्र पर पाए जाने वाला बीमारी होगा, जो 22 जोड़ी में से किसी न किसी एक गुणसूत्र पर होगा। तो कौन से गुणसूत्र पर होता है फ्रेंड्स, 12वें नंबर वाले गुणसूत्र पर होता है। रिसेसिव का मतलब होता है कि जब PAH जीन की दोनों प्रतियां मतलब एलील होता है। दोस्तों जब PAH जीन की दोनों प्रतियां दोनों में माता पिता दोनों में क्या हो दोस्तों, खराब हो या प्रभावित हो। किससे प्रभावित हो, PKU बीमारी से। तो पिता भी PKU से बीमारी हो, ग्रसित हो, उसके में भी जीन खराब हो, और माता में भी जब ये PH जीन खराब हो दोस्तों, अफेक्टेड हो दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब दूसरा हमारा होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है जब PH जीन की एक प्रति, यहाँ पर दोनों प्रति खराब थी, पिता में भी और माता में भी, लेकिन यहाँ पर किसी एक प्रति में खराब होगा। तो जीन 2 प्रतियों में होगा दोस्तों। तो जीन का मतलब हो गया कि अगर एक प्रति में से दोनों में से किसी एक, माता में भी या पिता में,
किसी एक में क्या हो, खराब हो। यहाँ दोनों में, माता पिता दोनों में खराब था, यहाँ पर क्या होगा, किसी एक में खराब होगा। या तो माता में खराब होगा जीन, या तो पिता में खराब होगा। अच्छा, माता में खराब होगा तो उसकी एक प्रति में खराब होगा, दोनों प्रति में नहीं खराब होगा, क्योंकि गुणसूत्र हमारे जोड़े में होते हैं दोस्तों। एलील उसी को बोलते हैं। तो एलील का मतलब हो गया कि जोड़े में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होता है जोड़े में, उसी को बोलते हैं प्रतियां। तो एक प्रति में अगर खराब है, यहाँ दोनों प्रति में खराब था, पिता में भी दोनों प्रतियों में खराब था, दोनों एलील खराब था, और माता में भी दोनों प्रति में खराब था। लेकिन इस वाले कंडीशन में, डोमिनेंट वाले कंडीशन में क्या होता है, किसी एक में जीन की खराबी होगी, चाहे माता या पिता में। यदि माता में होगा तो माता के एक जीन में एक प्रति में खराब होगा, और पिता है तो पिता में भी एक प्रति खराब होगा। ध्यान दीजिएगा, यही डोमिनेंट और रिसेसिव में अंतर होता है। तो इस कंडीशन में होता है। दूसरा, जब दोनों क्या हो, माता पिता इस जीन के वाहक कैरियर हो, तभी मैंने पीछे बताया, जब दोनों माता पिता इस जीन के वाहक होंगे तो बच्चे जो होंगे 25% वाहक के साथ, विकार के साथ पैदा होंगे। 25% न तो उनका पूर्ण रूप से विकास होगा, और न ही वह क्या होंगे, वाहक होंगे। और जो 50% बच्चे जो होंगे हमारे, वो फिर क्या होंगे, वाहक होंगे। किस कंडीशन में, जब बच्चे के दोनों माता पिता इस जीन के क्या हो, वाहक हों। तो पीछे मैंने बताया दोस्तों। आगे हम बात करेंगे पीकेयू के उपचार के बारे में। अब इन सभी उपस्थिति के कारण भी अगर किसी बच्चे में पीकेयू नामक बीमारी हो जाती है, विकार हो जाती है, तो उसका हम उपचार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि जो पीकेयू वाले बच्चे होते हैं दोस्तों, फिनाइल कीटोन्यूरिया से ग्रसित जो बच्चा होता है दोस्तों, अगर उसका हम जन्म के समय क्या करें, जांच करें, तो जन्म के समय वह बच्चा क्या होगा, सामान्य होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उस समय जो होता है, गर्भावस्था के समय, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो माँ के गर्भ के समय माँ का शरीर जो होता है वह फिनाइल एलानिन को तोड़ने में सक्षम होता है। तो दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं, कहा जाता है कि जो पीकेयू रोग से ग्रसित बच्चे का अगर हम जन्म के समय जांच करें, तो उस समय जो जांच से बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता। जन्म के समय, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, उस समय बच्चे के जन्म होते ही अगर हम चाहें तुरंत, एट टाइम जब बच्चे का जन्म हुआ उसी समय अगर हम चाहें बच्चे का जन्म के समय जांच करें कि हमें इसमें अगर पीकेयू की समस्या है तो पता चल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता, ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वह माँ के गर्भ से निकलता है, तो माँ के गर्भावस्था के दौरान जो होता है, माँ का जो शरीर होता है, माँ का जो शरीर है वह फिनाइल एलानिन को तोड़ने में क्या रहता है, सक्षम रहता है। अर्थात माँ का जो शरीर होता है वह उस फिनाइल एलानिन को तोड़ देता है। तो फिनाइल एलानिन को तोड़ा जाता है तो क्या बनता है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था, फिनाइल एलानिन को तोड़कर टायरोसिन नामक अमीनो एसिड बनाया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें जो ये फिनाइल एलानिन है दोस्तों, ये क्या है, फिनाइल एलानिन ये क्या है, यह एक प्रकार का हमारे बॉडी में अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड। तो ये टॉपिक जब अमीनो एसिड का पढ़ेंगे तो अमीनो एसिड के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बस आप यहाँ पे इतना याद रखिए कि हमारा जो फिनाइल एलानिन है वह क्या है दोस्तों, एक प्रकार का अमीनो एसिड है। ये हमारे बॉडी में बनने लगता है किस रोग में, फिनाइल कीटोन्यूरिया वाले रोग में। जब जो बच्चा फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग से ग्रसित होता है, पीकेयू रोग से ग्रसित होता है, तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में फिनाइल एलानिन नामक अमीनो एसिड बनने लगता है। तो अगर हम जिस बच्चे में फिनाइल एलानिन यह पाया जाता है, अगर वो तुरंत वो बच्चे का जन्म हुआ है, तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे में रोग का पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता, क्योंकि इस फिनाइल एलानिन को माँ का जो शरीर होता है उसे तोड़ने में सक्षम हो जाता है। तो इस फिनाइल एलानिन को किस में तोड़ा जाता है, टायरोसिन में। ध्यान दीजिएगा, इसे किस में तोड़ा जाता है, टायरोसिन में। ये जो टायरोसिन में अगर टूट जाएगा तो ये फिनाइल एलानिन खत्म हो जाएगा। यही चीज़ ऐसा नहीं होता है पीकेयू वाले बच्चे में। जब माँ के गर्भ में रहता है तब तो बच्चा का ये बच्चे जो जब बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है फ्रेंड्स, तो माँ का गर्भ में बच्चा जब रहता है तो उस कंडीशन में यह फिनाइल एलानिन को माँ का शरीर तोड़ देता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम अगर हम बच्चे के रक्त का परीक्षण करें या स्क्रीनिंग करें, जांच करें, तो उस समय हमें पीकेयू रोग का पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि उसी समय जो माँ का शरीर होता है बच्चे के गर्भ में, माँ के गर्भ में माँ का जो शरीर होता है इस फिनाइल एलानिन को तोड़ने में सक्षम होता है।
तो जन्म के समय बच्चे का अगर हम रक्त परीक्षण करें, किसी भी तरह का टेस्ट करें, तो उस समय इस रोग का पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता फ्रेंड्स? क्योंकि माँ गर्भावस्था के दौरान माँ का शरीर इस फिनाइलएलानिन को तोड़ने में सक्षम होता है। आगे हम बात करें, अब इसके बाद अगर हम बच्चे का क्या करें, नवजात स्क्रीनिंग कार्यक्रम चलाया जाता है उपचार हेतु। जब कोई बच्चा इस रोग से ग्रसित होता है, PKU रोग से ग्रसित होता है, तो उसके उपचार हेतु नवजात स्क्रीनिंग कार्यक्रम चलाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री में होता है कि नवजात स्क्रीनिंग कार्यक्रम। जब बच्चा कोई, नवजात मतलब क्या होता है, जिसका जन्म तुरंत हुआ हो दोस्तों। तो जब नवजात कोई बच्चा जो तुरंत जन्मा हो, 1 ही 2 दिन का बच्चा जन्मा हो, तो उसे हम नवजात कहते हैं, नवजात शिशु कहेंगे। तो उस बच्चे का जिनका तुरंत जन्म हो रहा है, उनका तुरंत स्क्रीनिंग किया जाता है, जांच किया जाता है। तो ऐसे एक कार्यक्रम चलाए जाते हैं दोस्तों, किसके लिए? ताकि ऐसे बच्चों को क्या कर सके, कार्यक्रम के माध्यम से हम पहचान कर सके और उनका समय से निदान कर सकें। तो नवजात स्क्रीनिंग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे नवजात शिशुओं का स्क्रीनिंग किया जाता है जो PKU से ग्रसित होता है। आगे हम बात करें रक्त परीक्षण। तो रक्त परीक्षण को इंग्लिश बोला जाता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट क्या होता है दोस्तों? यह जो बच्चा जन्म होता है, जो नवजात शिशु होता है, यदि उसमें ये माना जाता है कि नहीं, अगर ये बच्चे में PKU की समस्या है, तो उनके हम किसका ब्लड टेस्ट लेंगे? एडी का लेंगे दोस्तों। एडी की चुंबन द्वारा। तो दोस्तों एडी में हम क्या करेंगे, उसके ब्लड से, उसके एडी से ब्लड का क्या करेंगे, पिन को चुभाकर उसका ब्लड निकालेंगे। और यह जो जन्म के 2 से 7 दिन बाद होता है, 2 से 7 दिन होता है। 2 से 7 दिन के बाद यह टेस्ट होता है दोस्तों। जन्म के तुरंत बाद तो होगा नहीं, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद इस रोग का पता ही नहीं चलता है, सामान्य रिजल्ट आता है बच्चे में। क्यों? क्योंकि माँ का जो शरीर होता है वो गर्भावस्था के दौरान फिनाइलएलानिन को तोड़ने में सक्षम होता है, इसलिए उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए 2 से 7 दिन के अंदर अंदर हम क्या करते हैं, 2 से 7 दिन के बाद इसका ब्लड टेस्ट करते हैं। और वो ब्लड कहाँ से लेंगे? एड़ी में किसी भी चुंबन के, चुभन के द्वारा लेते हैं दोस्तों। एड़ी से ब्लड को लेते हैं। तो जिस बच्चे का हमको ब्लड टेस्ट करना रहता है, उसके एड़ी से हम ब्लड का रक्त लेते हैं और 2 से 7 दिन बाद इस टेस्ट का रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट के बाद यदि फिनाइलएलानिन का क्या होता है, बढ़ा हुआ मात्रा देखा जाता है, तो माना जाता है कि नहीं, पॉजिटिव बच्चे में रिजल्ट है दोस्तों। आगे हम बात करें तो रक्त परीक्षण, आई होप आपको समझ में आया होगा। ब्लड टेस्ट हम तब करते हैं, बच्चे का कहाँ से ब्लड लेंगे? एड़ी से लेंगे, पाँव से लेंगे। जो एड़ी वाला पोर्शन होता है बच्चे का, पाँव का एड़ी वाला पोर्शन, उससे ब्लड का टेस्ट करेंगे। यह ब्लड जो होगा 2 से 7 दिन के बाद ही टेस्ट किया जाता है। जन्म से, कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, जन्म से 2 से 7 दिन के बाद हम ये टेस्ट करते हैं। और टेस्ट में शिशु के आहार के 1 से 2 दिन बाद उनके ब्लड में फिनाइलएलानिन का जो स्तर अगर प्रकट होता है बढ़ा हुआ, तब पॉजिटिव रिजल्ट माना जाता है कि नहीं, हाँ, इस बच्चे को फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक रोग हो सकता है। आगे हम बात करें आहार की। तो जो आहार है, तो जो PKU रोग से ग्रसित बच्चा होता है, उसे किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, फूड देना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि हमें किसी भी बच्चे का उपचार करना है, तो उसमें हमें ध्यान देना होगा कि PKU रोग से ग्रसित बच्चे को प्रोटीन युक्त भोजन नहीं देना चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि प्रोटीन युक्त भोजन में ही सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड, फिनाइलएलानिन नामक अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी PKU रोग से ग्रसित बच्चे को प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। अब प्रोटीन युक्त भोजन कौन कौन हो सकता है दोस्तों? अंडा हो सकता है, अंडा हो सकता है, पनीर हो सकता है, दूध हो सकता है, चिकन, मछली, ये सब जितने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ को बच्चे को भोजन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अर्थात उन्हें उस प्रकार का भोजन नहीं देना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में ही सबसे ज़्यादा फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड पाया जाता है। तो जब आप वही भोजन ज़्यादा देंगे जिसमें फिनाइलएलानिन की मात्रा ज़्यादा है, तब तो वो मात्रा को, फिनाइलएलानिन की स्तर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और जब ये ज़्यादा स्तर बढ़ेगा दोस्तों, तो PKU रोग से ग्रसित बच्चा में ज़्यादा से ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी।
तो अब हमें भोजन पहला कंडीशन में क्या नहीं देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ नहीं देना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करें तो जब हम उसे प्रोटीन युक्त भोजन नहीं देंगे तो क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन में हम कह सकते हैं पीके युक्त खाद्य पदार्थ कम से कम प्रयोग करें, जिसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया को बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ हो उसे हम कम से कम यूज करें। अब अगर हम आहार दें भी तो जन्म के तुरंत बाद ये आहार देना शुरू कर देना चाहिए। आहार हमें उस तरह के आहार देना पड़ेगा दोस्तों जो फिनाइल कीटोन्यूरिया के स्तर को कम करे, जिसमें फिनाइल एलानिन की मात्रा कम हो या न के बराबर हो दोस्तों। तो जिसमें फिनाइल एलानिन की मात्रा एकदम नहीं होगा वही आहार हम बच्चे को देंगे। और जब आहार देना शुरू किया जाए तो जब बच्चे के जन्म से तुरंत क्या करना चाहिए, बाद शुरू कर देना चाहिए। जैसे हमें पता चला कि हमारे बच्चे में फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक समस्या है फ्रेंड्स, तो उसे हमें तुरंत जन्म के तुरंत बाद इस प्रकार का भोजन का आहार देना शुरू कर देना चाहिए और ये आहार जीवन भर चलते रहना चाहिए दोस्तों। तो ये इसमें 3-4 कंडीशन याद रखिएगा। हमें फिनाइल एलानिन प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ कम देना है बच्चे को, जिसमें पीके युक्त खाद्य पदार्थ कम से कम यूज हो, आहार जन्म के तुरंत बाद शुरू करना चाहिए, आहार अगर चलते रहे तो जीवन भर चलते रहना चाहिए दोस्तों। आगे हम बात करेंगे जीन थेरेपी। अभी भी बहुत सारे देशों में इस पे टेस्टिंग चल रहा है दोस्तों कि इन जो जीन में डिफेक्ट हो रहा है, क्रोमोसोम गुणसूत्र नंबर 12 पर जो जीन है PAH जीन है, उसी में उस परिवर्तन के कारण क्या होता है, यह समस्या पाई जाती है बच्चों में। तो ये जो आगे चल के जीन थेरेपी भी इसमें कारगर सिद्ध हो सकता है। इसके इलाज में उपचार में क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी को भी शामिल किया जाता है। मेडिसिन भी बहुत सारे बनाए गए हैं दोस्तों जो कि PKU रोग से ग्रसित बच्चे में बहुत ही लाभप्रद होता है, जिसमें होता है सेप्रोमटेरिन एक होता है हाइड्रोक्लोराइड दवा होता है, सेप्रोमटेरिन हाइड्रोक्लोराइड दवा, जो इसमें मेडिसिन के रूप में बच्चे के रोग में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह बहुत सारे एंजाइम थेरेपी, बहुत सारे एंजाइम का भी प्रयोग किया जा रहा है इनके उपचार में, और इनके उपचार में पोषक तत्वों की खुराक को भी शामिल किया जा सकता है दोस्तों। तो ये रहा इनके उपचार के बारे में। तो दोस्तों हमने उपचार में जाना नवजात स्क्रीनिंग कार्यक्रम, रक्त परीक्षण, आहार कैसा किस प्रकार का आहार देना चाहिए और किस प्रकार का आहार नहीं देना चाहिए, जीन थेरेपी, मेडिसिन और एंजाइम थेरेपी, पोषक तत्वों की खुराक, इन सभी के द्वारा किसी भी PKU रोग से ग्रसित बच्चे का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू।